guys, welcome to my channel Oasis JEE classes. The future begins here. I am Kalpana and today I am going to discuss geometrical progression of class 11th. It is also for NDA, NTSC and any other competitive examination. अगर आपने AP अगर पढ़ रखा है तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को समझना काफ़ी आसान हो जाता है और मैं आपको इस सेशन में इजी मेथड से आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को समझना और उसे अप्लाई करना क्वेश्चंस में किस तरीके से है ये आज आपको सिखाऊंगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले पे ना जा करके हम लोग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, उसके सीक्वेंस को समझेंगे, सीरीज को समझेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि एपी का फॉर्मेट आता कैसे है या जीपी का फॉर्मेट आता कैसे है, ये सारे चीज़। तो जीपी वाले सेशन में मैंने सीक्वेंसेस के बारे में डील किया था कि सीक्वेंस जो होता है बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का होता है, यानी नंबर्स का पैटर्न। अगर एक नंबर्स का पैटर्न जो है वो क्वेश्चंस टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है रीजनिंग सेशन में, जैसे कि दो नंबर्स के बीच में गैपिंग, जैसे कि आप मान लो तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको पता है कि ये एपी का फॉर्मेट है। ये अब मुझे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच का जो गैपिंग है यानी कि डिफरेंसेस है वो सेम है, वो एपी का फॉर्मेट है। लेकिन इसी तरह का कोई सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल डिफरेंट हो, तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स इसमें बन रहा है, तो ये सीक्वेंस है। अगर मैं लिख दूँ 2 टू द पावर 2 to the power 3 2 to the power 4, तो this is also in the form of sequence but it is not in the form of arithmetic progression। तो यही आपको समझना है कि डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो ये तो आपका एपी में है बट ये सीक्वेंस आपका क्या है, जीपी में है। तो ये समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों जीपी में है, जीपी में होता क्या है। ये चलिए एक आपका एक चेस बॉक्स से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेट हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। आपने एक एग्जाम्पल्स इस तरीके से सोचना है। मान लो कि आप किसी के साथ चेस का गेम खेल रहे हो बैठ करके, किसी का चेस का गेम खेल रहे हो आप बैठ करके, और वहाँ पर आप लोग के बीच में एक डील होता है वहाँ पे, ठीक ना। तो जो हारेगा, तो इसमें जितने भी चेक बॉक्स में आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर थिंग्स आपको उसको देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके चेस खेल रहे हैं, तो फ्रेंड के साथ आप बैठ करके चेस खेल रहे हैं, तो वो बोला कि अगर ये मेरा बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ध्यान देंगे, तो मान लेते हैं टॉफ़ी का डील हुआ है, आप लोगों के बीच में बच्चे हैं, टॉफ़ी का डील हुआ है तो, या चॉकलेट का डील हुआ है। तो चॉकलेट बोला कि अगर जितने भी स्क्वायर बॉक्स में जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग को चॉकलेट क्या करना है, देना है। लेकिन ये एक न एक क्या होगा, सीक्वेंस में वो बोल रखा है, कंडीशन दे रखा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट जो चेस बॉक्स है उसमें मुझे 1 चॉकलेट चाहिए, ठीक ना, फर्स्ट चेस में मुझे 1 चॉकलेट चाहिए। देन जो अगेन जो नेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें जो आप लोग मुझे चॉकलेट चाहिए वो क्या चाहिए, फर्स्ट जो बॉक्स है उसका ट्वाइस चाहिए, यानी कि दिस पर्टिकुलर थिंग का आपने ट्वाइस कर रखा है। थर्ड में फिर से उसने यही बोला कि जो प्रीवियस डे मुझे चॉकलेट मिला है उनका ट्वाइस मुझे क्या चाहिए, उनके नेक्स्ट डे और चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड डे तो आपने 1 into 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। फिर से अगर नेक्स्ट डे उन लोगों ने बोला, यानी कि उसके फ्रेंड ने बोला कि अब मुझे इनका ट्वाइस चाहिए, फिर इनका ट्वाइस चाहिए, इनका ट्वाइस चाहिए, यानी कि एक जो सीरीज़ है वो एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा और कर लूँ तो आप देख लो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 to the power 0, कोई दिक्कत नहीं है, 2 to the power 0। इसे क्या लिख सकते हो, ओनली 2 यानी 2 to the power 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 to the power 2। देन नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, 2 to the power 3। फिर से आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 4। फिर से इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 to the power 5। फिर से इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से 2 to the power 7, फिर 2 to the power 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या करेंगे, आप कंटिन्यूअसली कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो आपको यही बताना है कि लास्टली जो 64 तक आप पहुँचेंगे, 64 तक यानी 64 बॉक्स में जाते जाते आपको कितना टॉफ़ी आपको देना पड़ेगा।
यानी लास्ट बॉक्स तक, यानी 64 बॉक्स तक पहुंचने वक्त इस बॉक्स में जब आप पहुंचेंगे तो इस बॉक्स में आपको टोटल कितने टॉफ़ी का रिक्वायरमेंट होगा उन्हें देने के लिए। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। इसे अगर आपको 64 डेज तक आपको फाइंड करना है तो सोचो कितना आसान है आपको फाइंड करना। आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट डे 2 टू द पावर 0 है, सेकेंड जो 2 टू द पावर 1 है, थर्ड डे आ रहा है 2 टू द पावर 2, देन 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो आपको क्या फाइंड करना है कि लास्ट अगर उसने 64 बॉक्स है, अगर उसने ऐसा डील किया होगा कि इस बॉक्स में 64 अगर बॉक्स है और तो मुझे आपको क्या करना है 64 डेज तक चॉकलेट देना है। हर दिन आपका यही कंडीशन होगा कि पहले दिन आपने 1 टॉफ़ी दिया, सेकेंड डेज आपने उनका ट्वाइस, थर्ड डे आपने उनका ट्वाइस, और टोटल कितने दिन आपको टोटल देना पड़ेगा, टोटल 64 डेज तक आपको टॉफ़ी देना पड़ेगा। यानी ये क्या आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 64, टोटल 64 डेज। अब आप एपी में डिस्कस कर ही चुके हो इसको। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको क्या पता चल रहा है, इस सीरीज में आपको पता चल रहा है कि हर सीरीज में एक एक नंबर से इनटू हुआ है। उससे पहले कि ये बात हम समझें, इसका पर्टिकुलर मुझे 64 डेज पता करना होगा तो बहुत सिंपल है। आप देखना, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म, ये रहा आपका थर्ड टर्म, ये रहा आपका फोर्थ टर्म। तो आप थोड़ा नोटिस करेंगे इस सीक्वेंस को, क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म में पावर इज टू 0, सेकेंड टर्म में पावर 1, थर्ड टर्म में पावर 2। इट मीन्स जो भी टर्म होगा उससे जो पावर होगा उससे 1 लेस देन होगा। तो मुझे कितना कौन से टर्म तक जाना है, आपको 64 टर्म्स तक जाना है। तो पता है ना कि यहाँ पे जो नंबर आएगा 2 वो क्या आएगा 64 माइनस 1। इट मीन्स जितने भी नंबर होंगे वो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए उस टर्म के लिए। तो आपको पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कि इनका जो आंसर्स आने वाला है वो 2 टू द पावर 63 आने वाला है। यानी कि 64th डे उस बच्चे को कितना टॉफ़ी मिलेगा, 2 टू द पावर 63। आपने ये सीक्वेंस को फॉलो करके आपने बहुत ही इजी वे में इस आंसर्स को आपने दे रखा है कि इस तरीके से आपका सिस्टम हो रहा है। तो क्या अब ये सिस्टम को अगर मैं कुछ डिफरेंट टाइप से अगर लिखूं तो आप क्लियरली आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब इसे थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे यहाँ पे कि हो क्या रहा है। तो आप यहाँ से देखना, अब ये कोई नंबर है, यही आपका एपी में होता है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ से आपको पता चल रहा था इस बॉक्स के माध्यम से कि आपको हर नंबर जो है कंटिन्यूसली ट्वाइस होते जा रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहला जो भी नंबर था आपका, पहला जो भी नंबर था उस नंबर से आपको क्या हो रहा है, एक नंबर था 2 से मल्टीप्लाई किए, अब इसी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिए, इसी वन में इसके क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिए, इसी वन में इसके पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। अगर अच्छे से देखो, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, बस 3 मैंने ले रखा है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। यहाँ से 1 इंटू, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर था अगर आप फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो ये क्या है, 2 टू द पावर 0, इट मीन्स 1। आपका सीक्वेंस क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो, है ना। तो आप यहाँ से फॉलो करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 3। कोई फर्स्ट नंबर क्या है, 2 टू द पावर 0, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट डे आपको 1 टॉफ़ी मिला, सेकेंड डे आपको 2 टॉफ़ी मिला, थर्ड डे आपको 4 टॉफ़ी मिला। तो इससे क्या पता चल रहा है, किस नंबर में आपने मल्टीप्लाई किया है, नंबर में। अगर फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो ये फर्स्ट टर्म को आपने अगर सपोज कर लिया a, ठीक है। सेकेंड टर्म 2 के पावर में इंक्रीज कर रहा है, 2 के पावर में आपको इंक्रीज कर रहा है। तो यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं r, यानी कोई पर्टिकुलर नंबर से आप सिस्टम को क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे अब और ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, इस सिस्टम में 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, इस सिस्टम में ये प्रीवियस सिस्टम था, इससे और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये प्रीवियस था इसे और ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखो, ये फर्स्ट सिस्टम 1 था, इसे 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किए, ठीक ना। तो ये था 1, ये पूरा सिस्टम तो 1 ही था ना, अब इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इस जो प्रीवियस सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा क्या है, 1 है, 1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस पर्टिकुलर सेशन में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से इसे फॉलो करेंगे, इस नंबर में आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये नंबर इस तरीके का क्यों फॉर्मेट ले रहा है, क्योंकि आपने एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो है, आपने एक नंबर से आपने है मल्टीप्लाई सिस्टम को कर रखा है। ये तो 1 है और अगले टर्म में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके जस्ट बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, यानी पूरे सिस्टम में आपको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, 4 से, 5 से, -2 से, 1/2 से, 2/6 से, कुछ भी आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सिस्टम में आप देखेंगे, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो क्या आएगा, इनका जब आप डिवाइड करेंगे तो दोनों का क्या आएगा, डिवीज़न का यानी रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। जब इस सिस्टम को इससे डिवाइड करोगे, इस सिस्टम को इससे डिवाइड करोगे, तो वही चीज़ें हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको जस्ट इसके बाद मैं बता रही हूँ, फॉलो कीजिएगा। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि मुझे जीपी में किसी जो सीरीज़ होता है वो कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है, यही समझना है बस। अब आते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस में। ओके, तो जैसे आपने पढ़ा क्या, कॉमन डिफरेंस पढ़ा है आपने एपी में, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें क्या है, कॉमन रेशियो है। क्यों? क्योंकि एपी में क्या था, नंबर्स के बीच में गैपिंग सेम था, और यहाँ पे क्या होगा, रेशियो सेम होगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो दोनों सिस्टम में डिवाइड करने पर जो नंबर होगा वो कॉमन आएगा, यानी डिवाइड करने पर जो सिस्टम आएगा वो सेम आएगा। तो जब भी आप कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो कोई भी रेगुलर 2 टर्म का डिवीज़न, और हमेशा जैसे एपी में बाद वाले टर्म में से जस्ट प्रीवियस टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जस्ट फॉरवर्ड टर्म्स में से आप प्रीवियस टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सोचो क्या हो सकता है, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ T2 अपॉन T1, या सेकेंड, या क्या हो सकता है T3 अपॉन T2, कोई भी 2 रेगुलर टर्म, या तो ये दोनों के बीच, या ये दोनों के बीच, या ये दोनों के बीच, है ना। या बोल सकते हैं आप T3, तो हो गया ना T4 अपॉन T3, यानी कोई भी, अगर 4 है तो यहाँ पे 3 लेना है, 3 है तो 2, यही दोनों रेगुलर टर्म होता है ना। तो इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आप जो आपका रिजल्ट है, यानी कि जो आपका फॉर्मूलाज है, वहाँ पे आप खुद पहुँच सकते हैं। तो ये एक बार माइंड में चला गया ना, तो एक बार कंटिन्यूअसली रह जाएगा, रटने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको। तो आप सोचो ना कि अगर कोई मेरा नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि किसी भी टर्म्स का मुझे फाइंड करना होगा, रेशियो कोई भी टर्म्स का आपको लिखना होगा, तो अगर वो n टर्म्स है तो मुझे इस रेशियो के लिए जस्ट उसके प्रीवियस टर्म्स से डिवाइड करना होगा, यानी n-1 से डिवाइड करना होगा, या बोल सकते हैं ना। तो t का फॉर्मूला यानी कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया, Tn अपॉन Tn-1। ये कहीं कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, आप खुद ही नंबर्स को आपने फॉलो किया, किस तरीके से ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो रेशियो भी आपको पैटर्न पे ही निकल गया ना। तो बस वैसे ही आपका जो nth टर्म का फॉर्मूला है, जैसे आपने एपी में पढ़ा है nth टर्म, यानी कि ये कोई सिस्टम है, ये कोई सीरीज है आपका, ठीक ना। और सीरीज में मुझे कोई भी पर्टिकुलर, आपने कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम का, यानी कोई भी पर्टिकुलर टर्म्स का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये भी एक सिस्टम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ से तो आपने रेशियो पढ़ा, कॉमन रेशियो। अब यहाँ ये देखेंगे कि इस कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं क्या से, इस सिस्टम में हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि R इज इक्वल्स टू Tn अपॉन Tn-1, यानी कोई भी नंबर, कोई भी
सिस्टम को यानी कोई भी टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे उसके जस्ट प्रीवियस टर्म से, तो आपका आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो जो एपी का जो फॉर्मेट होगा, एपी का जो फॉर्मेट होगा वो हम लोग तैयार करते हैं nth टर्म के लिए। आप किस तरीके से लेंगे, तो इसी सिस्टम को आपने लिखना है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आपको पता है कि कॉमन रेशियो यानी कोई वही वो नंबर है जिससे वो पूरा सिस्टम मल्टीप्लिकेशन हर सिस्टम में क्या होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होते जाता है। तो वो जो नंबर होता है वही होता है कॉमन रेशियो, यानी उसी को बोलते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा ना 2 टू द पावर 0 यानी 1 था, 2 था, 2 टू द पावर 2 था, तो ये क्या हुआ है 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो आप अब इसका रेशियो निकालो 2/1 या 2 टू द पावर 2/2, तो क्या आएगा ना रेशियो 2 ही आ रहा है ना, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब है वो नंबर हमें पता चल जाता है जो जिस पर्टिकुलर नंबर से आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तब आते हैं हम लोग अपने सिस्टम पे, किस तरीके से n टर्म्स को या इस सिस्टम को आप लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म में अगर 3 से का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो अगर मैंने निकाला यहाँ से, तो आप निकालोगे क्या यहाँ से इस पर्टिकुलर सेशन में, तो आप निकाल लोगे r। तो r की जो वैल्यू है वो आएगी 3/1, क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 3/1 इट मीन्स रेशियो तो आया 3, यानी इसी नंबर से आपको क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो सिस्टम होता है जीपी का जो फॉर्मेट होता है वो यही लेगा। फर्स्ट टर्म को आपने क्या बोलना है a। अब कोई नंबर है जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है सिस्टम, तो a r यानी r टू द पावर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a इंटू आर टू द पावर 0 होता है ना, इसलिए a इंटू आर टू द पावर 1, a इंटू आर टू द पावर 2, आप 1 लिख सकते हो ना भी लिख सकते हो। तो a r ही रहने दो, पावर 1 नहीं चलता। आपको मैं ये करके दिखाऊंगी a आर स्क्वायर a r टू द पावर 3 है ना। तो ये एंड सो ऑन, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए मैं फर्स्ट टर्म को करती हूँ। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है मैं क्या लिख सकती हूँ इसको a इंटू आर टू द पावर 0, कोई दिक्कत है नहीं है ना। t1 के लिए a इंटू आर टू द पावर 0, a को ऐसे लिखा जा सकता है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखा जा सकता है उसी तरीके से, सेकेंड टर्म को आपने लिखना है t2 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर 1 है ना। 2 का जो टर्म है वो 1 है। उसी तरीके से t3 का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है a इंटू आर टू द पावर क्या 2, क्योंकि आपने सिस्टम r टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर r टू द पावर 1 से, फिर r टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है। इससे क्या पता चल रहा है आपको कोई नंबर पर्टिकुलर मिला है, उससे आप एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो सेकंड सिस्टम में ना, फिर थर्ड सिस्टम में, फिर फोर्थ सिस्टम में। फर्स्ट सिस्टम में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, तो फिर भी आपको आर के टर्म में लिखना है। तो आपने क्या रखा है कुछ नहीं से मल्टीप्लाई किया, 1 से तो कर सकते हो ना। तो r टू द पावर 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर मैथ्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है ना एक सीक्वेंस। आप चेकआउट करो कि थर्ड टर्म के लिए क्या आ रहा है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म के लिए उसी तरीके से क्या आएगा t4 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 3। तो सोचो ना इसी तरीके से अगेन, अगर कोई आपका tn टर्म होगा इस तरीके से, tn टर्म, जो tn टर्म यानी कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स आप रखेंगे तो a तो होगा ही होगा, लेकिन r का जो वैल्यू यानी r का जो पावर होगा वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर नंबर से 1 कम है तो इस पर्टिकुलर नंबर से क्या आना चाहिए 1 लेस होना चाहिए। तो ये tn का फॉर्मूला यही आना चाहिए। तो आपने ये गेट किया कि ये जो नंबर है आगे जाकर के क्या होने का है, लास्ट में a और r टू द पावर क्या होने का है n-1। ये कैसे पता चला, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए, क्योंकि फर्स्ट का जो नंबर है a इंटू आर टू द पावर 0, सेकेंड a इंटू आर टू द पावर 1, थर्ड a इंटू आर टू द पावर 3, यानी 3 है तो 2, 4 है तो 3, तो n है तो n-1। ठीक है, तो ये आपको पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, कोई भी सिस्टम का वैल्यू फाइंड करना होगा, कोई भी टर्म्स का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो क्या फॉर्मूला जाएगा आपका a इंटू आर n-1। बाकी का मैं डिस्क्राइब करती हूँ। तो चलिए आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। जो आपने अभी पूरा इतना बड़ा डिस्कशन मैंने किया है, उस डिस्कशन का
फुल्ली अगर आपको अगर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पे पहुंचना है तो आपने इसी चीज़ को डिस्क्राइब करके आपने पढ़ा है। क्या nth टर्म आपको क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी आपको फाइंड करना था। फॉर्मूला आपने ये चीज़ खुद से डिराइव किया, कैसे आया, किस तरीके से आया आपने देखा। Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1 वेयर n इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इट इज़ द साइन ऑफ मेंबर। तो अब आपने यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो a का जो वैल्यू है वो क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ध्यान देंगे आप, फर्स्ट टर्म है। वेयर r इज द कॉमन रेशियो, काफ़ी डिस्कशन किया जा चुका है, जहाँ से आपने ये फाइंड किया था कि कॉमन रेशियोज का जो फार्मूलाज है ये आएंगे। ये बहुत बड़ी कोई फार्मूलाज नहीं है, आपको पता है कोई भी रेगुलर टर्म्स को क्या करना है, डिवाइड देना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका है, फाइंड द सिक्स्थ एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी आपको दे रखा है और इसमें आपको इनका सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है और फिर nth टर्म फाइंड करना है। तो सिंपल बात है, आपको तो पता है नहीं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, आपको nth टर्म फाइंड करना है कि इनका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिक्स टर्म से पहले nth टर्म ही फाइंड होगा, क्योंकि आपको यहाँ से 6 का डायरेक्टली जैसे एपी में फॉर्मूला होता है वैसे भी आप लगा सकते हो। तो nth टर्म के फॉर्मूले में ही आप अप्लाई कर सकते हो 6 टर्म का फॉर्मूला। तो चलते हैं, हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो रिक्वायरमेंट है आपका फर्स्ट टर्म इज द 2, है ना, फर्स्ट टर्म आपको पता है 2। उसके बाद कॉमन रेशियोज का रिक्वायरमेंट है आपको r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो आपको पता है कोई भी दो रेगुलर टर्म का आपको चाहिए डिवीजन। तो सेकेंड टर्म T2 माइनस T1, तो क्या हो गया 6/2, इट मीन्स क्या आया 3। आपको पता ही है कि सिस्टम जीपी में है, चेक करने की तो जरूरत है नहीं। तो 3 यानी कॉमन रेशियोज आपका निकल के आता है क्या, 3 निकल के आता है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मूलाज आपको पता है, आपको अच्छे तरीके से आपने लिख रखा है यहाँ से Tn इज द nth टर्म ऑफ जीपी। तो Tn इज द nth टर्म ऑफ जीपी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, यू कैन पुट the value of a and r and you can get the result what is the value of Tn। तो a into r n-1, सिंपल है। तो आपने क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, एक ही इज द 2 इंटू r की वैल्यू क्या है 3, इनकी पावर क्या है इस पे n-1। n तो आपको पता नहीं है, जो भी टर्म्स होगा उनके अकॉर्डिंग, Tn है तो n, T2 है तो 2 रखेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ 3 पे पावर n-1, यानी 2 इंटू 3 टू द पावर n-1, नॉट 2.3, 2 इंटू 3 टू द पावर n-1 इज योर वैल्यू ऑफ Tn टर्म, यानी कि n टर्म। अब आपको फाइंड करना है 6 टर्म। तो आपको पता है ना, 1 फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट, सेकेंड 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म फाइंड होगा, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म फाइंड होगा। तो आपको T6 फाइंड करना है तो 6 रख लो वैल्यू। तो 2 इंटू 3 टू द पावर 6-1। तो आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3 टू द पावर क्या आया 5 आया। तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, 3 टू द पावर कोई भी बड़ा फंक्शन है नहीं, तो आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आता है तो ये बिल्कुल पावर में ही आप उसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आंसर्स को। अगर 2 टू द पावर 64 आ जाए, 2 टू द पावर 78 आ जाए, तो आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट आप छोड़ सकते हो। तो ये तो आंसर्स आ भी गया। तो अब आप इसे, छोटा नंबर है तो आप इजिली आप इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इस नंबर को। तो चलिए करते हैं इस नंबर्स को ब्रेक हम यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ से नंबर क्या है 2 है, इंटू 3 टू द पावर 5। तो आपको पता है 3 टू द पावर 4 का मतलब 81, तो 3 टू द पावर 5 का मतलब 243। आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, 486 इज योर 6th टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ से आपको पता है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये एपी की तरह का ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कुछ अदर टाइप्स के प्रॉब्लम्स को कि किस किस तरीके से आप जीपी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एक मान के चलो इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है, आपने एपी में भी देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना भी आपको वैसे ही है, कुछ नया नहीं है आपका।
ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, इफ़ द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक ना, ऑफ अ जीपी आर 54 एंड 13122, यानी कि जैसे एपी का जो आपको टर्म्स आपको गिवन होते थे उस तरीके से आपको ए और डी फाइंड करने होते थे, तो यहाँ पर आपको ए और आर फाइंड करना होगा, तभी आप किसी जीपी का सीरीज़ को आप बता पाएंगे, क्योंकि जीपी का सीरीज़ ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू एंड सो ऑन, यही होता है। तो ए और आर की वैल्यू जब तक आपको मालूम नहीं होगा, जब तक आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा, T4 एंड T9 टर्म जो है ये आपको हेल्प करेगा ए और आर की वैल्यू को फाइंड करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, T4 इज हेयर 54, आपने ये दे रखा है T4 इज 54, यानी T4 का जो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं, AR4-1, यानी ARN-1, n इज हेयर 4, तो 4 - 1 इज 54, इस तरीके से, ठीक है। और वैसे भी डायरेक्टली आपको पता ही है कि फोर्थ के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AR⁻3। अगर फिफ्थ टर्म का बात बोलेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ टर्म का बात बोलेगा तो AR⁴, सिक्स का बोलेगा AR⁵, इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से रख देना है, तो AR⁻3 इज इक्वल्स टू, तो आ गया 54। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यू कैन रीच योर सेकेंड हिंट्स। तो यहाँ पे क्या है, T9 इज इक्वल्स टू 13122, ये जो एक नंबर है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आना चाहिए क्या, AR⁸ आना चाहिए, मैंने यहाँ पे करके दिखाया। अब AR⁸ आना चाहिए। अब यहाँ से 13122 आपको ये गिवन है, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स है ना वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, नॉट कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में है। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से तो होगा नहीं, जब तक ये जो फॉर्मेट है वो लीनियर इक्वेशन के या कोई भी इक्वेशन के वन वेरिएबल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक आप नहीं बना सकते हैं। डबल इक्वेशन है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो दिख रहा है कि इस नंबर्स को अगर आप सिस्टम को डिवाइड कर दो तो एक ही जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमेशा डिवाइड करना बड़े वाले पावर से छोटे वाले पावर में इजी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, यानी सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। इट मीन्स आप यहाँ से मैं बताती हूँ, AR⁸ है अपॉन AR⁸ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे आप डिवाइड करेंगे तो AR⁸ का वैल्यू 13122 एंड AR⁵ का वैल्यू 54। अब यहाँ से देखना ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको भी पता है डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, R⁵ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, इसे भी या तो आप कट कर सकते हैं, 2 4 3 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 243। अब आपको क्या करना है, पावर 5 में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि पावर जब तक सेम नहीं होगा आप आर की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि 243 को आप लिख सकते हैं 3⁵. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप पावर को कंपेयर करेंगे तो आप गेट करेंगे कि आर की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो आर की वैल्यू तो आपने गेट कर लिया। अब इस वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में रख के आप क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है ना कि किसी भी इक्वेशन में क्यों रखना, ऐसे इक्वेशन में रखना जहाँ से कैलकुलेशन आपका क्या हो, ईजी हो। सिर्फ मैथ से बनाना नहीं है, स्मार्ट तरीके से मैथ बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप रख लो, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ से पुट कर लो द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट करना है। तो ए और ये आर की वैल्यू क्या है, 3, तो पावर 3 हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54। आपको भी पता है तो क्या है, 27 आया ना। इसे आप क्या बोल सकते हो, स्पेस का थोड़ा कमी है, तो a इंटू नॉट 9 a है, a इंटू 27 इज इक्वल्स टू 54। इट मीन्स 22 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यानी कि a की वैल्यू हमें यहाँ से क्या आया,
2 आया है, ए की वैल्यू 2 आया है। तो सोचो पूरा जीपी का जो फॉर्मेट है वो लिखा जा सकता है। तो जीपी क्या हो जाएगा यहाँ से जीपी आप ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से आप जीपी लिख सकते हैं। ए इट मीन्स 2, और आपने ए आर की वैल्यू आपने निकाली 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपकी 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेकेंड क्या है आर टू द पावर 2 यानी कि 3 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, हुआ ना। ये चीज़ें यहाँ से है क्योंकि रेशियो क्या है, सिंपल है ना, रेशियो 3 है। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई, फिर 6 में 3 से मल्टीप्लाई, फिर 18 में 3 से मल्टीप्लाई। आपको तो पता ही है, इतना सोचने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपको पता है किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है, बस ए की वैल्यू फाइंड हो गई, उस नंबर से आप यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लिकेशन करते जाओ प्रीवियस सिस्टम में बस। तो ये आ गया आपका क्या फॉर्मेट ऑफ जीपी, यानी ये जीपी आपको फाइंड हो चुका है। लेकिन अभी आपको एक सिस्टम और फाइंड करना था, एक जीपी तो फाइंड करना था, आपको टीएन भी फाइंड करना था। फाइंड टीएन, अगर आपने बोला टीएन इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने टीएन भी फाइंड करना है। तो आप टीएन इस तरीके से यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टीएन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। एन की वैल्यू एन ही रहेगी यहाँ पे, ए आपको गिवन है, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tn, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे आपको किसी भी टर्म्स का लास्ट टर्म का आप मान के चल सकते हो, या n टर्म्स का ये क्या हो गया वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे आप किसी भी नंबर का वैल्यू पुटअप करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको फाइंड हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें ये सारे नंबर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 आप पुटअप करोगे तो ये निकलेगा, 2 आप पुटअप करोगे तो 6 आ जाएगा आंसर, 3 आप पुटअप करोगे तो 18 आ जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या है, ए बी सी आर द पीटीएस क्यूटीएस एंड आरटीएस टर्म ऑफ अ जीपी। किसी जीपी का जो पीटीएस टर्म है वो ए है, क्यूटीएस टर्म जो है वो बी है, और आरटीएस टर्म जो है वो सी है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना क्यू इंटू आर इन लॉग ए, आर माइनस पी लॉग बी, पी माइनस क्यू लॉग सी इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये ऐसा प्रूफ करना है। तो हमेशा प्रूवमेंट का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है। तो जो गिवन है वही उसी पर्टिकुलर थिंग से चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दे रखा है ए इज इक्वल्स टू टी पी, ये आपको दे रखा है ना। तो आप सोचो कि टी पी जो दे रखा है यानी कि टीपीएस टर्म, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए आर एन माइनस 1, एन की जगह पे क्या है पी है, तो पी माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन ए तो ऑलरेडी ये ए इंडिकेट किए हो, तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है वो थोड़ा चेंज कर दो, फिर से ए लिखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। तो या तो कैपिटल ए लिख लो या एक्स लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक्स लिख रही हूँ तो एक्स यानी ए आर एन माइनस 1। अगर एक्स में अगर आप लिखने में परेशानी होती है तो कैपिटल ए भी मान सकते हैं, ताकि फॉर्मूला लिखने में आपका मिस्टेक ना हो। तो ए आर एन माइनस 1 यानी पी माइनस 1 ऐसे, या एक्स आप सपोज करते हो एक्स आर पी माइनस 1, ठीक ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से सेकंड उसी तरीके से आपको गिवन है b इज इक्वल्स टू क्या, और डिस्टेंस पे मैं लिखती हूँ यहाँ से, b इज इक्वल्स टू आपको गिवन है t q टर्म गिवन है। तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू a आर क्यू माइनस 1, सेम है ना, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n माइनस 1, यही तो आप सीखे हो ना अभी। जस्ट c इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है t r आरटीएस टर्म, तो c को क्या लिख सकते हो फिर से a r r माइनस 1, क्यों, क्योंकि आरटीएस टर्म है इसीलिए n का वैल्यू r, यहाँ से कैपिटल ए हर किसी में है क्योंकि ये सारे जो टर्म्स है वो एक ही एपी का टर्म्स है, कोई अलग एपी नहीं है, एक एपी है और उसी का अलग अलग टर्म्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है।
तो वो फर्स्ट टर्म जो होगा सबका सेम होगा, है ना। तो ये चीज़ें तो आ गई ए बी सी, क्वेश्चन में ए बी सी तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से लॉग दिख रहा है, तो लॉग के लिए क्या किया जाए, तो सिंपल बात है, इसमें अगर लॉग लगा दिया जाए तो लॉग ए हो जाएगा। तो बस आप यही कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम करेंगे वो LHS और RHS में दोनों में ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर लो आप, लॉग लगा लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप जब लॉग लोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग ए आर पी माइनस 1, इस तरीके से, यानी ई क्या है, ए इंटू आर पी माइनस 1 है। इस तरीके से मैं सबको एक्सटेंड कर रही हूँ, 3 पार्ट है यहाँ से, बिल्कुल उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग एंड सो ऑन आप लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉग b इज इक्वल्स टू लॉग a इंटू आर क्यू माइनस 1, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है, लॉग a इंटू आर क्यू माइनस 1, कुछ भी परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ से लॉग आप लिख सकते हो, लॉग c इज इक्वल्स टू a आर माइनस 1, लॉग a इंटू आर माइनस 1। अगर आपने लॉग पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, तभी ये क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे क्या है, सब लॉग का कॉन्सेप्ट है, तो लॉगरिथम जो है आपको आनी चाहिए पहले से। तो आपको पता है कि जब कोई भी दो सिस्टम मल्टीप्लिकेशन में होता है तो लॉग में जब आप ब्रेक करते हो तो ये प्लस में ब्रेक होता है। तो ये लॉग का एक आपका समझ लो कॉन्सेप्ट है। तो आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग आर पी माइनस 1। फिलहाल तो एक स्टेप में ये लिख सकते हो आप, फिर यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से लिख सकते हो लॉग बी आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि बार बार इसी काम को 3 स्टेप में कर रहे हैं, तो आपको लॉग आ भी जाएगा। इनटू में है ना, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो प्लस में, लॉग ए प्लस लॉग आर क्यू माइनस 1। यहाँ भी लिख सकते हो लॉग c इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग आर माइनस 1। सेकेंड कॉन्सेप्ट लॉग का क्या है ये देखिए, जब भी आप इस तरीके से लिखते हो लॉग 2 टू द पावर 5, तो ये जो पावर है वो लॉग के पहले आ जाता है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 log 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लॉग 5 टू द पावर 6, इसे आप लिख सकते हैं 6 log 5, यानी पावर जो होगा वो लॉग के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, लागू होता है यहाँ पे। तो चलिए यही काम कर लेते हैं, थोड़ा और ब्रेक कर लीजिए आप क्वेश्चंस को, बहुत आसानी होगी समझने में। यहाँ से देखेंगे कि क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए लॉग ए इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, ये तो सही है, इसके साथ कोई पावर है नहीं, इसके साथ एक पावर है, आर का पावर p माइनस क्यू है। तो आप चाहे तो इस p माइनस क्यू को लॉग के पहले लिख सकते हैं, p माइनस 1 इंटू लॉग, ये बेस जो है ये r हो गया। इस तरीके से सेम अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो बाकी जो जितना पर्टिकुलर सेशन मेरा बचा हुआ है सारे में यही काम करनी है। लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए तो होगा ही होगा, प्लस ये जो q माइनस 1 है वो इस लॉग के पहले इंटू लॉग आर, ठीक है। फिर उसी तरीके से लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग ए तो होगा ही होगा, प्लस इस पर्टिकुलर सेशन में ये जो पार्ट है r माइनस 1 जो है वो लॉग के पहले आएगा, फिर लॉग r, इस टाइप से। कहीं कोई परेशानी नहीं है, अगर इनटू है तो प्लस में ब्रेक होगा, अगर पावर है तो लॉग के पहले आएगा। 2 कॉन्सेप्ट आपका लॉग का यहाँ से जाता है, जो नहीं पढ़े हैं लॉग उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ना कि लॉग ए का सिंप्लीफाइड, लॉग बी का सिंप्लीफाइड और लॉग सी का सिंप्लीफाइड। अगर ये लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी को अगर इस क्वेश्चन में यानी RHS में अगर पुटअप कर दिया जाए तब सॉल्व कर दिया जाए तो मे बी 0 है, मे बी का आना ही है। तो चलिए RHS को उठाते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अब RHS पे आते हैं, RHS वाले पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से भी करेंगे। यहाँ से RHS पे, दिस इज द RHS
RHS क्या है आपका, Q माइनस R इंटू लॉग ए प्लस R माइनस P इंटू लॉग बी प्लस P माइनस Q इंटू लॉग सी। लॉग सी देखो करना कुछ नहीं है, ये लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी का वैल्यू आप कैलकुलेट किए हो, बस आप पुटअप करो। बाकी सॉल्यूशन में भी थोड़ा बहुत लॉग का कॉन्सेप्ट आप ज़रूरत पड़ेगा तो लगाना, अदरवाइज नहीं। चलिए तो यहाँ से क्या रखें, Q माइनस 1 को के साथ कुछ नहीं करना है। लॉग ए का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रख लो, तो आप ब्रैकेट में रख लो इसे। तो लॉग ए प्लस P माइनस 1 इंटू लॉग आर, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ए का वैल्यू हो गया प्लस। उसके बाद R माइनस पी है तो R माइनस पी, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बी का वैल्यू आप मैंने सिंप्लीफाइड करके रखा है, लॉग ए प्लस Q माइनस 1 इंटू लॉग आर। आप यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फिर से P माइनस Q, थोड़ा सा आपका जो मैथ्स है यहाँ पे लॉग सी का जो वैल्यू है यहाँ से रख लो। लॉग थोड़ा बड़ा मैथ्स जाता है ये, लॉग ए प्लस R माइनस 1 इंटू लॉग आर, ये चीज़ है। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने से ज़्यादा, लिखने से ज़्यादा आप थोड़ा समझ लो, क्योंकि स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ से देखना, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से देखेंगे। अब ये देखिए Q माइनस आर इंटू लॉग ए, यहाँ से R माइनस पी इंटू लॉग ए। जब आप मल्टीप्लाइड करोगे इस सिस्टम को इस सिस्टम से करोगे ना मल्टीप्लिकेशन, इस सिस्टम को इस सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर इस सिस्टम का इस सिस्टम से मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी सिस्टम को इस सिस्टम से करोगे। तो थोड़ा देर के लिए सोचो कि ये Q माइनस आर इंटू लॉग ए आएगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर R माइनस पी इंटू लॉग ए, P माइनस Q इंटू लॉग ए, आएगा ना आएगा। तो अब मैं इस पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में लिखूं तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बनने वाला है। तो मैं थोड़ा कॉमन ले लेती हूँ डायरेक्ट, आप एक जो स्टेप है आप खुद से थोड़ा करना। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैं लेती हूँ यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आपको पता चलेगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है लॉग ए इंटू क्यू माइनस आर, लॉग ए इंटू आर माइनस पी, लॉग ए इंटू पी माइनस क्यू, बार बार आ रहा है ना लॉग ए, तो उसमें लॉग ए कॉमन लिया जा सकता है ये वाला पार्ट से। तो लॉग ए कॉमन लिया जा सकता है, नहीं तो एक काम कर लो आप, अगर पूरे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर ही लो ये वाला पार्ट। जैसे Q माइनस आर इंटू लॉग ए होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसी पार्ट से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, Q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू लॉग आर, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो R माइनस पी इंटू लॉग ए कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब उसी तरीके से चलिए उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं R माइनस पी, ठीक है, और उसके बाद Q माइनस 1 इंटू लॉग आर। क्यों R माइनस पी को ये पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लिखा जा सकता है। अब यहाँ से फिर से P माइनस क्यू इंटू लॉग ए प्लस फिर से ये वाला पार्ट आया ना, फिर से तो क्या लिख सकते हैं, P माइनस क्यू इंटू R माइनस 1 इंटू लॉग R। इस तरीके से आप किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से क्या क्या पार्ट किया जा सकता है ये देखो। अब इस पार्ट का हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक ना। अब इसे मैं रफ कर रही हूँ इस पार्ट को, और इस पार्ट को मैं यहाँ से ऊपर में शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट का कैलकुलेशन, तो आप यहाँ से यहाँ फॉलो करो। तो ये पहले ये सिस्टम को देखो, ये सिस्टम है आपका, दिस पर्टिकुलर सिस्टम लॉग ए एंड लॉग ए, ये तीन पार्ट को पहले आप देखो। तो ये तीनों ही सिस्टम में से लॉग ए को कॉमन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर लो, यहाँ से लॉग ए को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपका पार्ट Q माइनस आर,
Q माइनस आर प्लस, और क्या बचेगा फिर से इसमें से R माइनस पी प्लस, फिर क्या बचेगा P माइनस क्यू, P माइनस क्यू बचेगा ना, ये पार्ट बच जाएगा आपका सारे फंक्शन से, ठीक ना। ब्रैकेट में लिख लो, ना लिखो क्योंकि प्लस है तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा इजली वे में। अब जो ये पर्टिकुलर सेक्शन बचा हुआ है ये है log r, log r और log r, ये तीनों ही सेक्शन में। अब यहाँ से देखेंगे ये जो कर्व पार्ट है आपका, ये जो कर्व में मैंने दिखाया है कर्व, इसमें देखेंगे कि log r कॉमन है, तो आप सेकेंड पार्ट में क्या कर लो ना, log r कॉमन ले लो, log r कॉमन, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो log r जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा q माइनस आर इंटू p माइनस वन, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपका r माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन। उसी तरीके से यहाँ से क्या बचेगा आपका प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। सिंपल, यही आपका आने का है ना सिंप्लीफिकेशन। तो आप देखेंगे क्या कुछ फॉलो करेंगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपका पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव पी नेगेटिव पी, पॉजिटिव आर नेगेटिव आर, सारा कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आपने इसे मल्टीप्लिकेशन किया है ना, टू सिस्टम है, आपस में मल्टीप्लिकेशन किया और जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरीके से ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। तो यहाँ लिख सकते हैं log a इंटू 0 क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन 0 आया, प्लस बिल्कुल उसी तरीके से log r इंटू ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करना क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मेरा पूरा बॉडी भर जाएगा ऐसे, तो आप log इंटू 0 कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 0 क्या आया 0, तो 0 इज़ वेरीफाइड, हो गया ना, प्रूव हो गया। तो यह प्रूव हो गया कि ये RHS आप चले तो LHS जो ये LHS जब आप चले तो RHS क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में किया जा सकता है, लेकिन कब, जब आपका लॉगरिथम का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा तो होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन जो है पहले मिले, आपको सारे नोटिफिकेशन इस वीडियोस को मिले, आपका कोई भी वीडियोस आपका स्किप ना हो। और ये एपी का जो था वो एन टर्म्स का था, यानी पार्ट 1 था, और इसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से वीडियोस मैं लाते रहूँगी इसका, और आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू।